और आइए विस्तार से खबरों का रुख करेंगे। उत्तर प्रदेश में बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर बड़ा एक्शन करने की तैयारी में है योगी सरकार। सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दे दिया है, जिसके बाद हरकत में है प्रशासनिक अमला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 17 नगर निकायों को निर्देश दिया है। रोहिंग्या बांग्लादेशियों की लिस्ट बनाने के निर्देश दिए गए। कमिश्नर और आईजी को ये लिस्टें सौंपी जाएंगी। घुसपैठियों की लिस्ट पहले चरण में बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए डिटेंशन सेंटर बनाने की भी कवायद में है यूपी सरकार। तो यूपी में घुसपैठियों की शिनाख्त की जाएगी और अब इसकी कवायद तेजी से उत्तर प्रदेश में शुरू की जा रही है। 17 जो नगर निकाय हैं वहां के लिए योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं। सीएम योगी ने 17 नगर निकायों को निर्देश दिया, जहां घुसपैठियों की, जिनमें रोहिंग्या भी बांग्लादेशी भी, इनकी लिस्टें बने अलग अलग। कमिश्नर और आईजी को ये लिस्ट सौंपी जाए और घुसपैठियों की लिस्ट पहले चरण में बनाई जाएगी और उनके लिए डिटेंशन सेंटर भी बनेंगे। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी विवेक इस वक्त मौजूद है। विवेक, कैसे शिनाख्त होगी, कैसे पहचान होगी, कैसे घुसपैठियों की शिनाख्त करके ये लिस्टें बनाई जाएंगी जो जिले के आला अधिकारी हैं उनको सौंपने के निर्देश दिए गए योगी आदित्यनाथ की तरफ से? क्या है पूरा खाका, बताइए विस्तार से। देखिए, जो सबसे पहली जो जानकारी निकल के सामने आई उसमें ये है कि जो ये रोहिंग्या हैं ये उत्तर प्रदेश में अलग अलग जगहों पर कूड़ा बिनने का काम, कूड़ा उठाने का काम ये करते हैं। इसको लेकर के एक इंटेलिजेंस का इनपुट था। इसको लेकर के पिछले कुछ समय से मुख्यमंत्री अलग अलग दिशा निर्देश जो है वो दे रहे थे। लगभग 2 हफ्ते पहले भी उन्होंने एक दिशा निर्देश दिया था और आज एक बार फिर से वो दिशा निर्देश दे रहे। इसीलिए जो 17 नगर निगम है, उन 17 नगर निगम को ये विशेष तौर पर जो निर्देश है वो दिया गया, क्योंकि लखनऊ की मेयर ने भी पिछले दिनों एक बात कही थी कि उत्तर प्रदेश के नगर निगम में जो कर्मचारी काम करते हैं, कूड़ा बिनने वाले, कूड़ा उठाने वाले, उसमें 80% ऐसे हैं जो रोहिंग्या बांग्लादेशी। इस बात का उनके पास इनपुट है और उन्हीं तमाम चीज़ों को लेकर के अलग अलग जो एजेंसीज हैं वो जांच भी कर रही थी। और अब ये कह दिया गया है कि जो 17 नगर निगम है उन जगहों पर इन रोहिंग्याओं को चिन्हित किया जाए। इसमें असल में जो चीज़ें निकल के सामने आ रही हैं कि जो ये लोग हैं जो काम कर रहे हैं, उनके पास जो आधार कार्ड है उसमें अधिकतर के पास आसाम के आधार कार्ड है और एजेंसियों को इस बात का शक है कि जिनके पास आसाम के आधार कार्ड है ये संभवतः बांग्लादेशी हो सकते हैं और किसी तरीके से घुसपैठ करके ये भारत में इनकी ये दाखिल हुए और उसके बाद आसाम का आधार कार्ड बनवा करके ये लखनऊ या फिर अन्य जगहों पर पहुंचे हुए हैं। इसको लेकर के जो उत्तर प्रदेश की पुलिस है, लखनऊ पुलिस, उसने पिछले दिनों भी एक ड्राइव चलाई थी और आज भी एक ड्राइव चल रही है। हम अभी थोड़ी देर में अपने लोगों को वो वहाँ से भी जो रिपोर्ट है वो दिखाएंगे। और जो पुलिस का ये कहना है कि जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं उनके पास जो आसाम के जो आधार कार्ड हैं उसको लेकर के भी जाँच पड़ताल की जाएगी। आसाम की पुलिस से उनको एक जो लेटर है वो भेजा जाएगा और पता किया जाएगा कि ये जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं, इन्होंने आसाम का जो अपना आधार कार्ड बनाया ये कब से बनवाया या कितने पुराने इनके पूर्वज वहाँ के रहने वाले हैं, कब से ये लोग आसाम में उन जगहों पर रहते हैं, या फिर पिछले हाल फिलहाल 2-4-10 सालों में ये उत्तर प्रदेश में या भारत में एंट्री करके और उसके बाद फिर ये इधर पहुंचे हुए हैं। तो ये कई ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर के जांच पड़ताल फिलहाल आगे बढ़ रही है। तो और एसआईआर की प्रक्रिया के बीच रोहिंग्याओं का भी ये 17 नगर निकाय कौन से हैं, इसको लेकर क्या जानकारी सामने आई है, ये बताइए। देखिए, उत्तर प्रदेश में कुल 17 नगर निगम है। कुल 75 जिलों में 17 ऐसे जिले हैं जहां पे नगर निगम है, जो तमाम बड़े जिले हैं, जिसमें लखनऊ भी आता है, गाजियाबाद भी है, नोएडा भी है, शाहजहांपुर है, वाराणसी है, इलाहाबाद है, आगरा है, गोरखपुर है। इस तरीके से कुल 17 अलग अलग जिले हैं जहां पर नगर निकाय है, नगर निगम है। और उन नगर निगमों में जो लोग सफाई का काम करते हैं, इस बात को लेकर के इनपुट है कि वो बांग्लादेशी रोहिंग्या हो सकते हैं। और तो मतलब प्रदेश भर में ये ड्राइव चलेगी, सरकार के पास इनपुट, प्रदेश भर में ये ड्राइव चलेगी। जब बिल्कुल पूरे प्रदेश में ये ड्राइव चलाने की बात कही गई और इसीलिए जो डिटेंशन सेंटर्स बनाने की बात कही है, उत्तर प्रदेश में कुल 18 मंडल हैं और 18 मंडलों में डिटेंशन सेंटर्स बनाने की बात की गई कि जो रोहिंग्या इन जगहों से चिन्हित होंगे उनको उन 18 मंडलों में तैयार करके सौंपनी है। इसको लेकर कोई जानकारी, समय सीमा भी कोई तय की गई है क्या? देखिए, आज से 2 हफ्ते पहले पहली बार सीएम ने इस बात को लेकर के मीटिंग में ये बात कही थी और आज जो सुबह की टीम 11 की बैठक हुई है उसमें एक बार फिर से सीएम ने ये बात को दोहराया। और इस बार, पिछली बार उन्होंने एक साधारण तौर पर बात कही थी, पर इस बार उन्होंने जिम्मेदारियां तय की हैं। आईजी को और कमिश्नर को इसको लेकर के जिम्मेदार बनाए हैं, उनको नोडल बनाए हैं और उनको कहा है कि आप अपने अपने कमिश्नरी में अपने अपने स्तर पर चीज़ें जांचें, चेक करें और ऐसे जो रोहिंग्या, ऐसे जो लोग हैं उनको चिन्हित करें। और इसके साथ साथ 18 जो कमिश्नरी हैं उन जगहों पर डिटेंशन
स्टोरेज सेंटर्स बना करके और उनको वहां पर रखा जाए। अभी हाल फिलहाल में समय सीमा कोई नहीं तय की गई है, लेकिन इस ऑपरेशन को, जो ऑपरेशन घुसपैठिया है, इसको शुरू करने की बात कह दी गई है। और ये ऑपरेशन, जानकारी के लिए विवेक, जैसे जैसे और डिटेल्स आएंगी इस खबर से जुड़ी हुई हम दर्शकों तक पहुंचाएंगे। अब एक और बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से ही है, बरेली से आ रही है। उत्तर प्रदेश के बरेली में बुलडोजर वाला एक्शन आज फिर देखने के लिए मिल रहा है। अतिक्रमण के खिलाफ लगातार दूसरे दिन उत्तर प्रदेश के बरेली में कार्रवाई हो रही है। अवैध मैरिज हॉल पर बुलडोजर वाली कार्रवाई आज फिर से शुरू हुई है। मैरिज हॉल के मालिक मौलाना तौकीर रजा और आजम खान के करीबी बताए जा रहे हैं और उसी के मैरिज हॉल पर यह बुलडोजर वाला एक्शन, कल देर से यहां पर बुलडोजर वाला एक्शन शुरू हो पाया था, क्योंकि जो मैरिज हॉल के मालिक हैं उनके परिवार के लोग सामने आ गए थे। उनकी तरफ से स्थानीय प्रशासन की तरफ से गिड़गिड़ाकर अपील की जा रही थी और इसी चक्कर में देर से यहां पर बुलडोजर वाला एक्शन शुरू हुआ। अब आज एक बार फिर से यहां बुलडोजर वाला एक्शन दिखाते हैं आपको मौके से एबीपी न्यूज संवाददाता की एक रिपोर्ट। बुलडोजर कार्रवाई जारी है और इस समय मैं सैलानी क्षेत्र में खड़ा हूँ। यहाँ पर 2 बारात घर हैं जिस पर बुलडोजर चला है। मैं अपने कैमरामैन से चाहूंगा कि वो यहाँ का नजारा दिखाएं, किस तरीके से यहाँ पर बीडीए ने कार्रवाई की है और बारात घर को ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की है। ये देख सकते हैं आप नजारा, ये दोनों बारात घर हैं और ऐवाने फरज के नाम से एक बारात घर है, दूसरा गुड मैरिज लॉन के नाम से ये बारात घर है जिस पर ये बुलडोजर की कार्रवाई की गई है। यहाँ पर तमाम पुलिस बल तैनात है जो यहाँ पर नजर बनाए हुए हैं और तमाम अधिकारी भी हैं जो इस स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। और अब बात करते हैं संसद भवन में कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी के कुत्ता ले जाने वाले विवाद की। दरअसल परसों रेणुका चौधरी अपने पालतू कुत्ते को गाड़ी में बिठाकर संसद भवन परिसर ले गई थी। इसी के बाद सवाल उठे। इसको लेकर आज जब एबीपी न्यूज ने रेणुका चौधरी से सवाल किया कि आपके खिलाफ तो सत्तापक्ष विशेषाधिकार नोटिस लाने की तैयारी में है, तो जवाब रेणुका चौधरी की तरफ से जो दिया गया है जरा सुनिए। तो रेणुका चौधरी अपने इसी पालतू कुत्ते के साथ संसद भवन परिसर पहुंची थी और उनसे खास बातचीत की हमारे सहयोगी मोहित ने। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं, रेणुका चौधरी ने जवाब दिया है, पलटवार वो कर रही हैं, कह रही हैं सत्ता पक्ष के पास कोई और मुद्दा तो बचा नहीं है। आज विपक्ष जो है वो लेबर कोड जो आया है उसको लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहा है। उसका हवाला रेणुका चौधरी की तरफ से दिया गया कि देश के सामने इतने बड़े गंभीर मुद्दे हैं, लेकिन सत्ता पक्ष क्योंकि उन पर चर्चा नहीं चाहता, उन पर जवाब नहीं है सत्ता पक्ष के पास, इसलिए सत्ता पक्ष बच रहा है और बेबात के मुद्दे को मुद्दा बना रहा है। उनका कुत्ता कोई मुद्दा हो नहीं सकता है। क्या कहा है रेणुका चौधरी ने, सुनिए। इंडस्ट्री बंद हो रही है, उनको फिक्र नहीं है। ये पोल्यूशन चल रहा है, पोल्यूशन में बच्चों का फेफड़े काले हो गए, उसका कोई परेशानी नहीं। रेणुका चौधरी का कुत्ता के पीछे भाग रहे हैं। अब मैं क्या बोलूं, ये हाल ये सरकार की यही है। तो क्या जवाब देंगी इनको आप? बहु बहु तो रेणुका चौधरी का जवाब आपने सुन लिया, किस तरीके से बरस रही हैं वो अपने विरोधियों पर और साथ ही पक्षपात करने का आरोप भी उन्होंने बीजेपी पर लगा दिया, हवाला देते हुए कि खुद बीजेपी के सांसद यहां संसद भवन परिसर में जो आवारा कुत्ते हैं उसको दुलारते हुए दिखते हैं, उस पर तो किसी को कोई आपत्ति नहीं होती है और उनका कुत्ता अगर वो उसको अपनी गाड़ी में बिठाकर संसद भवन परिसर तक ले आई और बाहर भी नहीं निकला, उनका कुत्ता गाड़ी के अंदर ही बैठा रहा, तो इस पर इतनी हाय तौबा क्यों? तो एक तरफ संसद में एसआईआर का मुद्दा, श्रम कानून का मुद्दा, ये गरमा रहे मुद्दे, और दूसरी तरफ कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा वायु प्रदूषण के खिलाफ विरोध जताने के लिए गैस मास्क पहनकर संसद भवन पहुंचे। दीपेंद्र हुड्डा ने सरकार को इस प्रदूषण वाले मुद्दे पर घेरा है। संसद भवन में कुछ इस तरीके से सांसद दीपेंद्र हुड्डा पहुंचे हैं, मास्क लगाए हुए हैं। दीपेंद्र जी, प्रदूषण स्तर काफी ज्यादा बढ़ गया। आप खुद बताओ क्या स्थिति है। हाँ, अभी हम व्यापक बाइट देंगे। 11 बजे मेरा जर्नल मोशन लगाओ। आपने इसी मुद्दे को इसी मुद्दे पे वायु प्रदूषण पे हमने अपना कार्य स्थगन प्रस्ताव दिया। आज जानलेवा हवा, जानलेवा वायु प्रदूषण की वजह से हरियाणा, दिल्ली और भारत के करोड़ों नागरिक ग्रस्त है। बिल्कुल। और सरकार मस्त है। हर सर्दी इस पे चर्चा होती है और फरवरी मार्च तक भूल जाते हैं। प्रधानमंत्री जी इसके अंदर पहले सारे मुख्यमंत्रियों को बुलाएं और बैठक ली जाए और एक
अच्छी तरीके से परियोजना बनाकर वायु प्रदूषण जब बाकी देश दूर कर सकते हैं, चीन दूर कर सकता है, लंदन दूर कर सकता है, तो हम क्यों नहीं वायु प्रदूषण का छुटकारा पा सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस की सांसद हैं रंजीत रंजन, उन्होंने भी प्रदूषण के मुद्दे को गंभीर मुद्दा बताते हुए इस पर सरकार को चर्चा करनी चाहिए, विचार करना चाहिए, इस बात का जिक्र किया है। वायु प्रदूषण एक गंभीर मुद्दा है जिसको लेकर के लगातार लोग सड़कों पर हैं, परेशान हो रहे हैं, लेकिन संसद में उस पर चर्चा भी नहीं हो पा रही है, जबकि सदन की कार्रवाई चल रही है। हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस की सांसद रंजीत रंजन। मैम, सदन में चर्चा ही नहीं हो पा रही है, गंभीर मुद्दा तो है ना, काफी गंभीर मुद्दा है। क्या आपको लगता है गंभीर मुद्दा नहीं है? हम और आप यहाँ खड़े हैं, सांस ले रहे हैं, मेरे ख्याल से 250 से 300 AQI होगा। माना जाता है कि इतने ऐसे AQI में सांस लेना मतलब 50-60 सिगरेट आप पी रहे हैं, तो हम लोग का क्या दोष है? ये दिल्ली वालों का क्या दोष है? भाई हमारे प्रधानमंत्री भी सीनियर सिटीजन है, चलिए माना कि उनके आसपास तो एयर प्योरीफायर हजारों लगे होंगे, तो उनका AQI तो उनके अगल बगल में 30 या 10 होगा, लेकिन आवाम का क्या होगा? आम लोगों का क्या होगा? ये रेहड़ी पटरी लगाने वालों का क्या होगा? आप ज्यादा दूर मत जाइए, ये बगल में कंस्ट्रक्शन चल रही है ना, अगस्ता विस्ता की कंस्ट्रक्शन चल रही है, 400 तो हम लोग AQI हवा ले रहे हैं। जो मजदूर सेंट्रल विस्टा का जो मजदूर वहाँ काम कर रहा है वो तो 1000 AQI पे काम कर रहा है, उसकी जान की किसी को परवाह नहीं है। आप इधर उधर की बात कर रहे हैं, वो छोड़िए, क्या ये महत्वपूर्ण मुद्दा नहीं है कि सबसे पहले अगर किसी चीज पर डिस्कशन हो तो एयर पॉल्यूशन में होना चाहिए। तो अब आप लोग ये मांग करेंगे, पिछले 2 दिनों से तो सदन की कार्रवाई स्थगित होती रहती है, लेकिन अब जब चलेगी तो इस मुद्दे पर गंभीर चर्चा जरूरी है। देखिए, मैं तो कंटिन्यू 0 आवर भी डाल रही हूँ, एडजर्नमेंट मोशन भी डाल रही हूँ, वो लॉटरी सिस्टम होता है। हम लोग चाहते हैं आज की आज अगर सरकार चाहे तो सबसे पहले, क्योंकि अब जो है SIR का, इलेक्टोरल रिफॉर्म का और वंदे मातरम आप नेक्स्ट वीक ले रहे हैं, तो भाई इस दिन आज ही लीजिए ना, एयर पोल्यूशन लीजिए ना। सरकार आपकी है, कानून आपके हैं, सारे नियम आपके हैं, तो आज ही कराइए। हम तो कहेंगे कि देखिए जान बचेगी तो सदन में बैठने के लायक रहेंगे। उधर संसद भवन परिसर में टीएमसी ने भी प्रदर्शन किया है। संसद भवन परिसर में टीएमसी का विरोध प्रदर्शन। टीएमसी ने केंद्र सरकार पर बड़े आरोप लगाए। केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल के पैसे रोक लिए, ये कहना है टीएमसी का। पैसे रोके जाने के आरोप में टीएमसी ने आज जोरदार प्रदर्शन किया है संसद भवन परिसर में। आप देखिए कैसे टीएमसी के सांसद, लोकसभा के, राज्यसभा के जुटे। गांधी प्रतिमा के सामने टीएमसी के सांसदों का यह प्रदर्शन। संघीय ढांचे पर वार बीजेपी सरकार कर रही है। केंद्र में रहते हुए बीजेपी सरकार बंगाल के हक का पैसा जारी नहीं कर रही, ये वो आरोप हैं जो बीजेपी सरकार पर लगाकर टीएमसी की तरफ से जोरदार प्रदर्शन किया गया संसद भवन परिसर में। टीएमसी के सांसद संसद भवन में जोरदार प्रदर्शन कर रहे हैं। ये देखिए प्रदर्शन मार्च के माध्यम से कर रहे हैं। इनके हाथों में बैनर, हाथों में पोस्टर लेके टीएमसी के जो सांसद हैं ये यहाँ पर जो है मकर द्वार पर इस वक्त पहुंच चुके हैं। महुआ मोइत्रा भी इस वक्त तस्वीरों में आप देखेंगे कि पहुंच चुके हैं। डेरेक ओब्रायन भी इस तस्वीर में आपको दिखाई देंगे। तो तमाम जो सांसद हैं वो प्रदर्शन संसद भवन के भीतर कर रहे हैं। और आपको बता दें कि जो प्रदर्शन है इससे पहले कांग्रेस ने किया था और अब जो है टीएमसी के जो सांसद हैं वो कर रहे हैं। और जो है बंगाल के लिए मनरेगा के 43,000 करोड़ बकाया जो है मांगने को लेकर जो है यहाँ पर ड्यूज जो है जो केंद्र सरकार की ओर से जो पैसे दिए जाते हैं उसको लेके जो है यहाँ पर डिमांड कर रही है टीएमसी। उनका कहना है कि जो केंद्र से पैसा राज्यों को जाता है वो पैसा नहीं जा रहा है और वो पैसा रिलीज किया जाए। सर, आप लोग 43,000 करोड़ के मुद्दे पे प्रदर्शन कर रहे हैं। 2.3 लाख करोड़ रुपया पिछले 3 सालों से जो हमारे सरकार का है उसको नहीं दिया गया है। उसके अंदर मनरेगा है, बाड़ी है, आवास है, सड़क है, ग्रामीण सड़क योजना है, जितने भी योजनाएं हों किसी का भी पैसा नहीं दिया। जबकि इनको उपयोगिता प्रमाण पत्र दे दिया गया, वहां से ओके भी आया, लेकिन इनका विशेष रूप से सौतेला व्यवहार रहता है और जानकर नहीं दे रहे। ऐसा क्यों कर रहे हैं फिर ये लोग? ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये चिड़े हुए हैं, क्योंकि ये ममता बंदोपाध्याय को हरा नहीं सकते, इसलिए प्रयास करते हैं कि इस तरीके से गरीबों का हक रोका जाए और किया जाए रोकने के लिए। तो इनका दिमाग खराब हो गया है। संसद में उठाएंगे इस मामले को? बिल्कुल अवश्य उठेगा। आगे बढ़ेंगे, अगली बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 4 और 5 दिसंबर को भारत के दौरे पर आ रहे हैं और इससे पहले दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था और चाक चौबंद कर दी गई है।
पुतिन के भारत दौरे से पहले दिल्ली की सुरक्षा कड़ी की गई है। पुतिन की सुरक्षा संभालने वाली एजेंसी भारत पहुंच गई है। पुतिन की स्पेशल प्रोटेक्शन टीम पुतिन के आने से पहले ही दिल्ली पहुंची। दिल्ली में हाई अलर्ट पर सुरक्षा एजेंसियां पहले से ही हैं। दिल्ली के जो प्रमुख इलाके हैं वहां भारी पुलिस बल की भी तैनाती कर दी गई है। तो दिल्ली के प्रमुख इलाकों में भारी पुलिस बल की तैनाती। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत पहुंच रहे हैं। 4 और 5 दिसंबर 2 दिन के भारत दौरे पर वो रहेंगे और उससे पहले दिल्ली में सुरक्षा के और चाक चौबंद इंतजाम। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के आने से पहले दिल्ली की सुरक्षा को हाई अलर्ट पर रखा गया है। न केवल राजधानी दिल्ली में दिल्ली पुलिस बल की मल्टी लेयर की सुरक्षा तैनात की गई है, जिसमें दिल्ली पुलिस, एसपीजी और केंद्रीय एजेंसियां पूरी तरह अलर्ट पर हैं। राजधानी के प्रमुख इलाकों में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है और वीआईपी रूट्स जो हैं उनके ट्रायल चल रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि व्लादिमीर पुतिन के आने से पहले जो उनकी सुरक्षा संभालने वाली जो टीम है वो दिल्ली में चुपचाप आ चुकी है और तमाम जो संवेदनशील इलाके हैं, जगह हैं, वहां पर कहीं ना कहीं जांच की गई है। अगर बात करें होटल की, एयरपोर्ट की, मीटिंग वेन्यू की, तो पूरे रूट की बारीकी से जांच की गई है। सबसे बड़ी बात है कि होटल से लेकर मीटिंग वेन्यू तक मल्टी लेयर की सिक्योरिटी बनाई गई है। ऊंची ऊंची इमारतों पर स्नाइपर और ड्रोन से निगरानी की जाएगी। एंटी ड्रोन सिस्टम से क्रय किया गया है। हर सिग्नल और नेटवर्क की जो तकनीकी निगरानी है उस पर भी कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस की नज़र है। हर रूट पर हाई जो डिफिनीशन कैमरे हैं, फेस रिकॉग्निशन सिस्टम है, उनको लगाया गया है। और अगली खबर का रुख करेंगे। बात जिहाद पर फसाद की। जमीयत उलमाए हिंद के प्रमुख मौलाना महमूद मदनी ने एक बार फिर से जिहाद को लेकर एक और बयान दिया है। सुर्खियों में आ गए हैं। मौलाना महमूद मदनी ने कुछ दिन पहले भी जिहाद पर बयान दिया था और अब एक बार फिर जिहाद को लेकर मौलाना मदनी का बयान, जिसके बाद फिर से विवाद होना तय माना जा रहा है। मौलाना मदनी कह रहे हैं कि जिहाद मुल्क के लिए जरूरी है। ये इस्लाम धर्म का पवित्र धार्मिक शब्द है। जिहाद को गाली देने वाले इस्लाम के दुश्मन हैं। और तो और उन्होंने यहां तक कहा है कि स्कूल्स में भी जिहाद पढ़ाया जाना चाहिए। सुनिए। मुल्क के लिए ज़रूरी है। मुल्क के लोगों को मालूम होना चाहिए कि जिहाद क्या होता है, कितनी तरह का होता है, किन हालात में होता है, कब किया जा सकता है, कौन कर सकते हैं, कौन नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल पढ़ाया जाना चाहिए। सब सारे धर्मों में ये चीज़ मौजूद है और सबको पढ़ाया जाना चाहिए। तो मौलाना मदनी के जिहाद पर दिए इस ज्ञान पर सियासी घमासान छिड़ गया है। मौलाना मदनी के जिहाद वाले बयान पर गिरिराज सिंह तो भड़क गए हैं। मौलाना मदनी की भारत में जरूरत ही नहीं, ये गिरिराज सिंह कह रहे हैं। मौलाना मदनी को विदेश भेज देना चाहिए। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि भारत में मौलाना मदनी की जरूरत नहीं है, उन्हें विदेश भेज दिया जाना चाहिए। जिहाद की भारत में कोई जगह नहीं। गिरिराज सिंह का मौलाना मदनी पर यह पलटवार। मौलाना मदनी को किसी इस्लामिक कंट्री में जाके एक अच्छे स्पीकर के रूप में उनको भेज दिया जाए। भारत में ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है। ये विभेद पैदा करते हैं, हिंदुओं को गाली देने का काम करते हैं और जिहाद का यहाँ कोई जगह नहीं है। जो जिहाद की बात करे उसको कानून के शिकंजों में बंद कर देनी चाहिए। बड़ी खबर आ रही है चंडीगढ़ से, जहां गैंगस्टर इंद्रप्रीत सिंह की हत्या का मामला, मर्डर से पहले गैंगस्टर इंद्रजीत का आखिरी वीडियो सामने आया। इंद्रजीत का क्लब से बाहर निकलते सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। चंडीगढ़ में गैंगस्टर इंद्रप्रीत सिंह की हत्या के मामले में आखिरी वीडियो सामने आया है, जिसमें वो क्लब से बाहर निकलते हुए नजर आ रहा है और इसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। चंडीगढ़ में गैंगस्टर इंद्रप्रीत सिंह की हत्या के मामले में एक और सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। गैंगस्टर इंद्रजीत का आखिरी वीडियो भी सामने आया है। क्लब से बाहर निकलते हुए नजर आ रहा है। सीसीटीवी फुटेज में इंद्रजीत नजर आ रहा है। मर्डर से ठीक पहले का यह वीडियो सामने आया है। क्लब में गया था, क्लब से बाहर निकल रहा था, ठीक उसी वक्त उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई थी
और ये वीडियो सामने आया है, उसका आखिरी वीडियो बताया जा रहा है।